Hello everyone. Here we are going to discuss a question from JEE Advanced 2020 related to electrostatics. तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एंड JEE Advanced 2020 पेपर में सारे ही टॉपिक्स से काफ़ी नए टाइप के क्वेश्चंस आए थे. उनमें से कुछ क्वेश्चंस अनफॉर्चुनेटली गलत भी थे, 3 और 4 क्वेश्चंस, बट मोस्ट ऑफ देम वर वेरी गुड क्वेश्चंस कि जैसी सिचुएशंस थोड़ी सी जेई में कभी देखी नहीं गई थी, थोड़ी नई टाइप की सिचुएशंस. ऑल्दो द कॉन्सेप्ट्स यूज्ड वर द सेम कॉन्सेप्ट्स, कोई भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस ऐसा नहीं था, बट जस्ट द सिचुएशंस वर लिटिल न्यू. सो इन एग्जाम कंडीशंस सॉल्व करने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट था फॉर द स्टूडेंट्स. सो दिस पेपर इज़ वेरी गुड फॉर प्रैक्टिसिंग एनी चैप्टर आफ्टर यू आर रिलेटिवली कॉन्फिडेंट इन दैट चैप्टर. कि अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो गई है, आपको लगता है कि उस चैप्टर में आप अच्छे हैं, then you can move on to questions from this paper JEE Advanced 2020. तो ये ऐसा ही एक क्वेश्चन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का. सो यू शुड डेफिनेटली pause the video over here and try this question, and it has many interesting things to teach you. तो I will move into the solution. तो हमें given है कि there is a charged particle of mass m which is suspended with a string, suspended vertically. Initially it is in equilibrium. फिर पॉइंट डायपोल इज़ ब्रॉट फ्रॉम इन्फिनिटी. तो पॉइंट डायपोल को धीरे धीरे हम लेके आ रहे हैं पास में, जिससे कि चार्ज पार्टिकल इज़ रिपेल्ड अवे एंड इट अचीव्स अ न्यू इक्विलिब्रियम पोजिशन विच इज़ शोन इन द फिगर. राइट. तो ये न्यू इक्विलिब्रियम कंडीशन है जिसमें हमने डायपोल को हम लाते लाते इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं, एंड फाइनली वी हैव ब्रॉट द डायपोल to the position at which the charged particle was initially located. Right? और डायपोल को हम इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं जिससे कि दिस स्ट्रिंग is making an angle alpha with the vertical. The string is tight. The string is applying a force on the particle. तो इस कंडीशन में this distance becomes 2L sin alpha by 2, which वो हम भी निकाल सकते थे, बट क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, क्वेश्चन में सॉल्विंग थोड़ी ज़्यादा है, तो दे आर हेल्पिंग यू विद अ फ्यू डिटेल्स जिससे कि आप थोड़ा जल्दी कर सकें. राइट. तो अब हमें वर्क डन निकालना है. इन दिस कंडीशन वी हैव टू फाइंड द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द डायपोल टू दिस पोजिशन. राइट. फ्रॉम इन्फिनिटी. राइट. और जो वर्क डन है वो mgh के टर्म्स में गिवन है. सो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि mgh के टर्म्स में वो वर्क डन हमें गिवन है. सो इससे एक हिंट हमें मिलता है, मतलब अगर हम वर्क डन निकालने जाते तो कोई हो सकता है सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का चेंज निकाल के उसको वर्क डन बोल देता, बट क्योंकि यहाँ पे दिया ही mgh है कि वर्क डन mgh टाइम समथिंग होगा, तो उससे हमें रियलाइज़ होता है कि अच्छा हाँ, ग्रेविटी के अगेंस्ट भी तो कुछ वर्क होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी तो बढ़ जाएगी पार्टिकल की, बिकॉज इट इज़ राइजिंग हाइट h. सो दिस इज़ अ हिंट. सो दिस इज़ अ हिंट कि एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वाला वर्क भी होगा और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के वाला वर्क भी होगा. दोनों काइंड ऑफ पोटेंशियल एनर्जीज विल इंक्रीज. फिर उसमें और भी कुछ इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है विच इज़ रिलेटेड टू इक्विलिब्रियम ऑफ अ पॉइंट मास, और इफ अ पॉइंट मास इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ 3 कोप्लेनर फोर्सेस, देन ये फैक्ट हमें गिवन है विच इज़ नोन एज लामीज थ्योरम. तो कुछ लोगों ने ये पढ़ा भी होगा इन देयर मैकेनिक्स थ्योरी और यूज़ भी किया होगा इसको क्वेश्चंस में. So it's a useful tool for equilibrium equations when the 3 forces are present. So the first step is to draw a good force diagram. एक clear force diagram बनाना है. तो of course dipole यहाँ पे है and it is pointing directly towards the point charge. तो at this point the dipole field will be in the same direction as the dipole. तो ये याद होना चाहिए कि dipole की वजह से उसके एक्सिस पे जो फील्ड होता है वो हमेशा dipole की ही डायरेक्शन में होता है. राइट. तो कुछ लोगों ने उसको 2kp/r³ की तरह याद किया होगा, वेयर k इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट 1/4πε0. तो पॉइंट चार्ज पे इलेक्ट्रिक फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी डायरेक्टली अवे, mg डाउनवर्ड्स, एंड दिस इज द टेंशन. 3 फोर्सेज लगेंगी. राइट. एंड दीज फोर्सेज देख के बिल्कुल लग रहा है कि ये 3 फोर्सेज कैन कीप द पार्टिकल इन इक्विलिब्रियम. करेक्ट. राइट. तो अगर हम वर्क का एक्सप्रेशन लिखें तो पहले हमें वर्क का एक्सप्रेशन थोड़ा लिख लेना चाहिए ताकि हमें पता चल जाए कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है सॉल्व करके, हमें कौन सी इक्वेशंस चाहिए होंगी, कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी.
हमने वर्क डन लिखा है फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल. बेसिकली वर्क डन विल बी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विच इज़ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. इसमें एक थर्ड टाइप की मतलब तीसरी फोर्स भी लग रही है विच इज़ टेंशन, राइट. बट टेंशन इज डूइंग नो वर्क ऑन द पार्टिकल, राइट. टेंशन इज नॉट डूइंग एनी वर्क ऑन द पार्टिकल. सो the work done is mgh plus delta of the electrostatic potential. तो electrostatic potential energy का change कैसे लिखेंगे? Initially तो zero थी because the dipole was at infinity, right? Finally the potential energy of the system can be written as कि ऐसे assume कर सकते हैं कि dipole के field में particle रखा है तो dipole की वजह से यहाँ क्या potential होगा और उस potential से अगर q charge को multiply कर देंगे, qv कर देंगे, then we get the potential energy of the interaction of the dipole and the point charge. Basically electrostatic potential energy of the interaction of the two entities, the dipole and the point charge, right. So we get this. तो ये formula याद होना चाहिए potential energy का due to dipole on its axis p by 4 pi epsilon naught r square, and r is given already, this distance is given. So this is the final form. तो अब इस चीज़ को लेके आना है. अब ये जो चीज़ है, ये जो एक्सप्रेशन है, ये फोर्स में भी आएगा. इस तरह का कुछ एक्सप्रेशन फोर्स में भी आएगा. तो एक फोर्स का या तो इस हिंट से हम ये समझ सकते हैं कि हमें फोर्स डायग्राम में से इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखनी है. बहुत सिंपली हम ये भी सोच सकते हैं कि और कहाँ से हम कोई इन्फॉर्मेशन लाएंगे. तो हमें इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखनी ही है क्योंकि मतलब फोर्सेस को बैलेंस करना है. क्वेश्चन में भी थोड़ा हिंट दिया हुआ है कि ये इन्फॉर्मेशन यूज़ कर लो. सो देन दे आर ऑल्सो पॉइंटिंग यू इन द डायरेक्शन कि यू हैव टू राइट द equilibrium equation, you have to balance the forces. So we use Lami's theorem which says that, Lami's theorem क्या कहता है अब देखते हैं कि अगर तीन फोर्सेस हैं, तीनों कोप्लेनर है, राइट. ऐसा भी हो सकता है कि तीन फोर्सेस नॉन कोप्लेनर हो, राइट, बट दे आर कोप्लेनर हियर, राइट. तो if I have to compare two of these forces, so if I have to compare mg and F electric, तो यहाँ पे हमें टेंशन की तो कोई ज़रूरत नहीं है. क्वेश्चन में टेंशन निकालना भी नहीं है हमें और पता भी नहीं है हमें, तो हम उसको इक्वेशन में नहीं लाएंगे, राइट. वन वे ऑफ राइटिंग द इक्विलिब्रियम इक्वेशन कुड हैव बीन द यूजुअल वे, जैसे हम मैकेनिक्स में शुरुआत में करते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से, जो हमारा ब्रेड एंड बटर तरीका होता है कि मान लो यहाँ पे वर्टिकल ड्रॉ कर लेंगे, mg वाली लाइन को एक्सटेंड कर देंगे, फिर यहाँ टेंशन का एंगल देखेंगे यहाँ से वर्टिकल से, F इलेक्ट्रिक का एंगल देखेंगे वर्टिकल से कितना है. इफ़ वी ड्रॉ दोज एंगल्स एंड write the horizontal equilibrium equation, write the vertical equilibrium equation, we can do the question in that way also, right. That is possible to do. तो वो भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे क्योंकि लामीज थ्योरम हमें गिवन भी है तो उस तरीके को एक बार सीख लेते हैं, एंड दैट विल टर्न आउट टू बी द ईजियर मेथड, द क्विकर मेथड. इट विल डायरेक्टली गिव अस व्हाट वी नीड इन द क्वेश्चन, राइट. सो इससे टेंशन भी अवॉइड हो जाता है, टेंशन इक्वेशन में आएगा ही नहीं और एक इक्वेशन से ही आंसर आ जाएगा, अदरवाइज वी वुड हैव नीडेड 2 इक्वेशंस. सो हाउ टू यूज लामीज थ्योरम इज कि अगर 3 फोर्सेस हैं तो अगर इनमें से कोई भी 2 फोर्सेस को कंपेयर करना है, सपोज हमें एफ इलेक्ट्रिक और mg को कंपेयर करना है, यहाँ पे इन दोनों में इक्वेशन बनानी है. सो वी विल राइट दैट mg डिवाइडेड बाय द साइन ऑफ द एंगल ऑपोजिट टू mg. ऑपोजिट टू mg मतलब कि mg को छोड़ के जो बाकी दोनों फोर्सेस है उनके बीच का क्या एंगल है, दैट एंगल इज द एंगल ऑपोजिट टू mg is equal to F electric divided by the sine of the angle opposite to F electric. तो हमें ये वाला एंगल पूरा चाहिए और ये वाला एंगल पूरा चाहिए. ये दोनों एंगल्स का हमें मेजर निकालना पड़ेगा, ये एंगल कितना है, किसके बराबर है, ताकि हम उसके साइन को यूज़ कर पाएँ इस इक्वेशन में, राइट. तो ये एंगल्स कैसे निकालेंगे, दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन यूजिंग लामीज थ्योरम. सो एंगल्स ऐसे निकालेंगे कि सबसे पहले ये वाला एंगल बहुत इजीली निकल जाएगा बिकॉज दिस ट्राइंगल इज आइसोसेलेस, L एंड L, और ये एंगल अल्फा है और टोटल सम पाई होता है, तो ये एंगल आ जाएगा पाई माइनस अल्फा बाई 2, राइट. नाउ दिस एंगल इज अल्फा बिकॉज दिस एंगल एंड दिस एंगल आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स. ये mg की लाइन वर्टिकल है और ये भी वर्टिकल है, एंड दिस तो ये जो मैंने लाइन एक्सटेंड कर दी यहाँ पे, तो दिस एंगल विल बी अल्फा. अब ये एंगल हमें पता है, ये एंगल पता है, तो इन तीनों एंगल्स का सम पाई होना चाहिए, तो ये वाला एंगल भी आ जाता है पाई माइनस अल्फा बाई 2. सो क्वाइट सिंपल.
और फिर इन दोनों एंगल्स का सम भी पाई होना चाहिए, बिकॉज दिस इज वन स्ट्रेट लाइन, तो ये पाई प्लस अल्फा बाय 2 हो जाता है, राइट। तो अब हमें ये पूरा एंगल मिल गया और हमें ये पूरा एंगल मिल गया, हमें ये दोनों एंगल चाहिए थे, राइट। सो वी आर रेडी टू राइट द इक्वेशन. So F electric divided by sine of this entire angle, which is pi minus alpha, तो sine of pi minus alpha equal to mg over sine of this angle, which is pi plus alpha by 2. So this is the equation we get. अब इस इक्वेशन में कुछ कुछ चेंजेस करने ताकि हमारा आंसर आ जाए. तो F इलेक्ट्रिक की वैल्यू लिख लेंगे सबसे पहले. तो व्हाट इज F इलेक्ट्रिक? PQ. So it is the electric field due to the dipole times Q. The electric field on the axis of the dipole is, फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला याद होना चाहिए एकदम. तो P अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, P अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, राइट. दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्ट ऑन द एक्सिस ऑफ अ डाइपोल, राइट, इनटू Q. तो इलेक्ट्रिक फोर्स आ गई. फिर मैंने थोड़ा चेंजेस और कर दिया कि साइन ऑफ पाई माइनस अल्फा को साइन अल्फा लिख लिया और साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस अल्फा बाय 2 को कॉस अल्फा बाय 2 लिख लिया. सो दिस इज सिंपल ट्रिग्नोमेट्री. यू शुड नो दिस. यू शुड रिमेंबर दीज ट्रिग्नोमेट्रिक रिजल्ट्स वेरी वेरी वेल. तो ये बहुत ही बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है, मतलब ये फिज़िक्स में भी काम आ जाती है और मैथ्स में तो काम आएगी ही. तो अगर किसी की ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रांग नहीं है तो इस क्वेश्चन में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है. तो हो सकता है कि वो इस स्टेज पे क्वेश्चन को छोड़ दे कि अगर यहाँ पे मतलब एंगल्स ऐसे बन रहे हैं, राइट. तो ट्रिग्नोमेट्री इज़ अ स्किल दैट comes out useful in a lot of situations, right. तो फिर अब इसके बाद क्या करना है? तो अब ध्यान से देखना, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है कि थोड़ा सा टेक्निक कैसे, मतलब थोड़ा सा इजीली कैसे सॉल्व करते हैं. तो हमें ये एक्सप्रेशन चाहिए, मतलब वर्क डन चाहिए, तो हमें वर्क डन में ये एक्सप्रेशन मिल रहा है. यहाँ इसके जैसा कुछ एक्सप्रेशन हमारे पास ऑलरेडी आ गया है, करेक्ट. बट ये यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे 2 है और यहाँ 4 है, तो बस ये फ़र्क है. तो अब हम क्या करेंगे कि इस एक्सप्रेशन में से ये 2l साइन अल्फा बाई 2 की एक पावर को बाहर निकाल लेंगे और बाकी को रहने देंगे, बिकॉज हमें ये एक्सप्रेशन चाहिए, हमें स्क्वायर चाहिए डिनोमिनेटर में, बट क्यूब है, राइट. ठीक है. सेकेंडली हम क्या करेंगे कि जो डिनोमिनेटर में साइन अल्फा है उसको हम लिख लेंगे 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2. इट्स अ वेरी सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रिजल्ट, राइट. तो ये कॉस अल्फा बाई 2 एक कैंसिल हो जाएगा, नीचे क्या बचेगा? 2 साइन अल्फा बाई 2, 2 साइन अल्फा बाई 2. उस टाइम 2 साइन अल्फा बाई 2 को मैं राइट हैंड साइड पे ले जाता हूँ, ठीक है. फिर एक साइन अल्फा बाई 2 यहाँ से भी निकलेगा, राइट. तो मैं उस साइन अल्फा बाई 2 को भी राइट हैंड साइड पे ले गया और एक 2l निकलेगा, 2l. तो l को भी राइट हैंड साइड पे ले गया और 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया. तो आ गया कि 2 को बाहर मल्टीप्लाई किया था तो ये आ गया, राइट. एक पावर कम हो गई डिनोमिनेटर की और 2 मल्टीप्लाई हो गया. बाकी इधर क्या बचा? इधर 2 साइन अल्फा बाई 2 आया था यहाँ से डिनोमिनेटर से, फिर साइन अल्फा बाई 2 आया था और फिर l आया था. सो वी गेट दिस. तो ये करके अगर पेपर पे देखोगे तो बहुत ईजी है, बट ये बस ये है कि थोड़ा स्मार्टली कैसे सॉल्व करना है, कि हमें ये चाहिए था तो हम ये कैसे लेके आएंगे. सो वी गेट दिस. नाउ वी नीड वर्क इन टर्म्स ऑफ mgh. तो हमें इस एक्सप्रेशन को कुछ mgh में कन्वर्ट करना है. बेसिकली दिस इज अ हिंट, राइट, दैट वी हैव टू कन्वर्ट दिस एंटायर थिंग इन टर्म्स ऑफ mgh. तो ये कुछ mg तो यहाँ पे दिख रहा है बट h नहीं आ रहा, तो इसका मतलब जो बाकी चीज़ है वो h से रिलेट करना है उसको. अब h और l का रिलेशन बेसिकली निकालना है, ठीक है. तो यहाँ पे इस स्टेज पे कोई घबरा भी सकता है, उसे लग रहेगा कि यार ये साइन अल्फा बाई 2 आ रहा है, ये तो हट ही नहीं सकता, मतलब h भी नहीं आ रहा, l भी है, अल्फा बाई 2 भी है, तो हटेगा कैसे? अल्फा तो कैंसिल नहीं हो रहा, मतलब अल्फा तो आंसर में है ही नहीं, तो आंसर में अल्फा नहीं है तो कैसे आएगा फिर आंसर, राइट. तो बस देखो, ट्राई करके देखना है कि h और l का क्या रिलेशन बना सकते हैं. सो वी टेक दिस ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में हाइट h है और ये 2l साइन अल्फा बाई 2 है. तो h विल बी इक्वल टू दिस हाइपोटेन्यूज मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ दिस एंगल, राइट. तो क्या लिखेंगे? h इक्वल टू 2l साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ दिस एंगल, वो भी साइन अल्फा बाई 2 बन जाएगा. तो दिस इज, इसका कॉस लेंगे अगर तो वो साइन अल्फा बाई 2 होगा. तो मैंने यहाँ लिखा है h इक्वल टू 2l साइन अल्फा बाई 2 हाइपोटेन्यूज मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ दिस. तो यहाँ से आंसर आ जाएगा. सो आई हैव over here written all the information
दैट वी नीडेड टू सॉल्व। तो पहले हमने वर्क का एक्सप्रेशन लिखा, ये आया। फिर ये एक्सप्रेशन लिखने के लिए हमने फोर्सेस बैलेंस करी, तो हमें थोड़ा सॉल्व करके ये एक्सप्रेशन मिला। फिर हमने इस ट्राइंगल में बेसिक ट्रिग्नोमेट्री लगाई कि h इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज इंटू कॉस ऑफ दिस एंगल, और फिर इस कॉस को साइन अल्फा बाई 2 लिख लिया। तो 2l साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 इज h. So we get this expression is equal to h, and therefore this whole expression is mgh. mgh यहाँ डाल दिया तो work becomes 2 mgh. Work becomes 2 mgh. तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का जो चेंज हुआ है वो mgh है, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का चेंज भी mgh है। तो ये कुछ एक यूनिक सिचुएशन है, ये कोई जनरल रिजल्ट नहीं है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हमेशा सेम ही होगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कुछ एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन है जिसमें आप कुछ चेंज कर रहे हो, मतलब डायपोल को लेके आ रहे हो, और इन द प्रोसेस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है पार्टिकल की, और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है सिस्टम की, राइट। और ऐसा कोइंसिडेंटली हो रहा है कि दोनों इक्वल हैं। द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. So this is a coincidence and the answer comes out to be 2 mg. This is the total work done. So this is a very interesting question, और ये क्वेश्चन एग्जाम सिचुएशन में सॉल्व करने के लिए काफ़ी डिफिकल्ट था बिकॉज इट हैज़ सो मेनी स्टेप्स एंड इट इज़ ऑल्सो न्यू काइंड ऑफ क्वेश्चन. इसलिए उन्होंने थोड़ा हेल्प भी किया, आपको थोड़ा हिंट भी दिया बिकॉज द सिचुएशन इज़ क्वाइट न्यू. और ये हिंट भी दे दिया कि वर्क डन mgh के टर्म्स में निकालो. वो उल्टा भी कर सकते थे, वर्क डन इस एक्सप्रेशन के टर्म्स में भी मांग सकते थे, बट उस केस में आप काफ़ी लोग फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का वर्क हो सकता है भूल जाते, क्योंकि उस तरफ ध्यान ही नहीं जाता कि मतलब हम लगता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन है. तो दिस इज व्हाट वाज न्यू इन दिस क्वेश्चन कि इसमें दोनों टाइप ऑफ एनर्जीज ऐड हो रही हैं. वर्क डन में दोनों टाइप की एनर्जीज ऐड हो रही हैं and their relation can be found using the equations, right? So solving point of view is not an easy question, but learning point of view is a very good question. And अगर आप ये क्वेश्चन आपने खुद कर लिया था तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर आप इसको समझ के फिर 2 दिन बाद अपने दिमाग से खुद भी सॉल्व कर लेते हैं, then also it is very good because it's still not easy to solve all the steps on your own in a time bound manner. अगर आप इसको within 5 minutes कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, तो I will say कि it's a good sign कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी है with regards to everything, trigonometry and electrostatics and everything. So I hope you like this question and please leave any comments that you might have, and thanks for watching.